राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की जो पवन बहुरिया सर की किताब है, उसमें से राजस्थानी भाषा साहित्य का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। 3 क्लासें पहले हो चुकी है, आज चौथी क्लास है। तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के लिए लेवल 1 और 2 के लिए महत्वपूर्ण है। आरबीएससी और एनसीईआरटी पे आधारित है और नाथ पब्लिकेशन की किताब है। आप किताब को ला के भी पढ़िए, मज़ा आ जाएगा किताब पढ़ने का। और पढ़ने के बाद जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो क्लास में देखिए, क्लास में आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं अपन। ये मेन पृष्ठ दे रखा है किताब का, इस किताब को खरीदिए, लाइए और पढ़िए। उसके बाद आगे की बात करते हैं अपन। ये 13वां अध्याय जिसके बारे में हम राजस्थानी भाषा साहित्य इसको पढ़ रहे हैं। और हम पढ़ चुके थे जैन धर्म से संबंधित साहित्य के बारे में, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इससे आगे अपन अन्य महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जैन धर्म के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेखक और ग्रंथ के बारे में, मेरुतुंग जो लेखक है उन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा है। उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला लिखा है। हरिभद्र ने समराइच्छा कथा, धूर्ताख्यान, यशोधर चरित्र और वीरांगात कथा यानी 2-3 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। राजशेखर ने प्रबंध कोश ग्रंथ लिखा है। जय सिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन और कुमारपाल चरित धर्मोपदेश माला लिखा है। यहाँ पे हमीर मद मर्दन यानी जय सिंह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी संबंधित जो ग्रंथ है हमीर मद मर्दन, उससे संबंधित लिखा है। हेम रत्न सूरी ने गोरा बादल, पादमणि चौपाई और यम कुमार चौपाई लिखा है। बाहुक ने हरिमेखला ग्रंथ लिखा है। श्रीधर ने पार्श्वनाथ चरित और रणमल छंद ग्रंथ लिखा है। उसके बाद बात करते अपन। वज्रसेन सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली घोर पुरानी राजस्थानी का प्राचीनतम रूप लिखा है। ये बहुत सारे एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। भरतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वज्रसेन सूरी ने। हेमचंद्र सूरी ने लिखा है देशीनाम माला यानी शब्दानुशासन ग्रंथ, 2 ग्रंथ लिखे। लाम्योदय उपाध्याय ने पद्मिनी और पद्मिनी चरित्र चौपाई लिखी है। धर्म जो है इन्होंने लिखा है स्थली भद्र रास। और कवि आसिगु ने जीव दया रास और चंदन बाला रास लिखा है। जीन कुशल सूरी ने जीन चंद्र सूरी फागु और बीन चंद्र सूरी चतु और सप्तिका लिखा है। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास लिखा है। तो इस प्रकार के जैन धर्म साहित्य संबंधित एक ग्रंथ है। और हम आगे की बात करते हैं। इसके अलावा सुमति गणी नेमिनाथ रास ग्रंथ लिखा है। और जीन दत्त सूरी ने चरचरी उपदेश, रसायन रास, काल स्वरूप कुलकम और राजशेखर सूरी ने नेमिनाथ फागु ग्रंथ लिखा है। पलहड़ ने नेमिनाथ 12 मासा नामक ग्रंथ लिखा है। और सोममूर्ति ने जिनेश्वर सूरी दीक्षा विवाह वर्णन, जिन प्रबोध सूरी चरचरी यानी ये दोनों ग्रंथ लिखे हैं। और उसके बाद बात करते अपन तुर्की या उर्दू फारसी साहित्य। भारत में दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 में। मुगल साम्राज्य 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये दोनों साम्राज्य के बारे में जानने का मुख्य स्रोत फारसी साहित्य, क्योंकि उस समय फारसी भाषा प्रसिद्ध थी। इनमें से कुछ ग्रंथों में प्रसंगवश राजस्थानी राज्यों का विवरण भी प्राप्त होता है, यानी राजपूत राजाओं ने राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग किया था, तो कुछ विवरण प्राप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण फारसी साहित्यिक स्रोत जो राजस्थान के इतिहास हेतु उपयोगी है, यानी बहुत सारे फारसी साहित्य जिनमें राजस्थान के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रखी है, उनमें बात करते हैं अपन। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक ए बाबरी, यानी मुगल वंश की जिसने स्थापना की थी 1526 में। जो बाबर था हुमायूं का पिता और अकबर का दादा, इसने तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी थी। और खानवा का युद्ध जो राणा सांगा के साथ 1527 में हुआ था बाबर का, उसका वर्णन किया है। बाबर के वर्णन से ज्ञात होता है कि राणा सांगा ने उसे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भिजवाया था। यद्यपि कोई स्रोत बाबर के इस दावे की पुष्टि नहीं करता है, ये केवल बाबर ने अपने ग्रंथ में लिखा है, बाकी ये दावा किसी और किताब में नहीं लिखा है। तबकात अकबरी के लेखक जो है निजामुद्दीन अहमद अकेला, इसके समकालीन लेखक है जो हमें सूचित करते हैं कि शेरशाह की सेना की एक टुकड़ी नागौर तक, यानी शेरशाह जिसने बाबर के पुत्र हुमायूं को हराकर दिल्ली पे अधिकार कर लिया था, तो सैनिक टुकड़ी नागौर तक उस समय तक पहुंच गई थी जब मालदेव निर्वासित मुगल सम्राट हुमायूं की सहायता को देने की सोच रहा था। यानी मालदेव जो मारवाड़ का शासक था, और शेरशाह सूरी का भी 1544 में मालदेव के साथ युद्ध हुआ था।
गिरी सुमेल का युद्ध, उस समय मालदेव की सहायता प्राप्त करने के लिए हुमायूं मालदेव के पास गया था। शेरशाह सूरी भी हुमायूं से युद्ध करने के लिए यानी सहायता देने की सोच रहा था। उस समय शेरशाह सूरी अपनी सेना की टुकड़ी लेकर नागौर तक पहुंच चुका था, यानी शेरशाह सूरी चाहता था कि हुमायूं की मदद मालदेव ना करे। अब्बास खां सरवानी जो है उन्होंने तारीख ए शेरशाही ग्रंथ लिखा है, जिसमें गिरी सुमेल युद्ध के शेरशाह के खेमे में मौजूद था। यानी शेरशाह के साथ अब्बास खां सरवानी था, जिसने गिरी सुमेल यानी मालदेव के साथ जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया है। ईसरदास नागर की बात करते हैं अपन, तो ईसरदास नागर की फुतुहाते आलमगीरी, ये फुतुहाते आलमगीरी कभी कभी क्या है, किताबों का नाम और उनके लेखक के नाम भी बहुत बार पूछ ली जाते हैं। इसके आधार पर हमें दुर्गादास राठौड़ की कूटनीतिज्ञता यानी दुर्गादास राठौड़ जो मारवाड़ के जो संरक्षक रहे अजीत सिंह के, जसवंत सिंह के समय हुए थे और अजीत सिंह के संरक्षक रहे, उनकी कूटनीतिज्ञता के कारण ही मारवाड़ का साम्राज्य बचा हुआ था और औरंगजेब से वापस प्राप्त किया जा सका। उसने औरंगजेब के पौत्र यानी औरंगजेब के जो पौत्र थे, पौत्र और पौत्री को बादशाह के हवाले करके अजीत सिंह के लिए मनसब और वतन जागीर के आदेश प्राप्त किए। यानी उन्होंने जो औरंगजेब के पौत्र और पौत्री थे वो अपने पास रखे हुए थे और बाद में वो औरंगजेब के हवाले कर देते, जिसके माध्यम से अजीत सिंह को छोड़ देते, औरंगजेब मनसब प्रदान कर देते, उनका साम्राज्य यानी मारवाड़ वापस लौटा देते औरंगजेब। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तुर्की और उर्दू साहित्यिक स्रोत हम इस तालिका से जान सकते हैं। ताज उल मासिर की रचना जो की थी वो हसन नजामी ने की थी। तबकाते नासिर की रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी और खजाइन उल फुतू की रचना अमीर खुसरो ने की थी और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी, जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। उसके बाद मुंतखब उप तवारिक, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है, बदायूं ने रचना की थी। यानी बदायूं भी उस समय अकबर के दरबार में मौजूद था, यानी अकबर का राजकवि था। उसने मुंतखब उप तवारिक में महाराणा प्रताप के साथ जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576, उसका वर्णन मुंतखब उप तवारिक में किया है। उसके बाद हम बात करते हैं तारीख ए राजस्थान, नस्बुल अंसाब, इसकी रचना की थी कालीराम कायस्थ, जयपुर के शासक प्रताप सिंह का दरबारी कवि था। यानी आमेर के जो शासक थे जयपुर के प्रताप सिंह, उनके दरबारी कवि थे कालीराम कायस्थ। इन्होंने तारीख ए राजस्थान यानी नस्बुल अंसाब की रचना की थी। मुनवर ए कलाम, जोधपुर की राजकुमारी इंद्र कुंवरी और फर्रुख सियर के विवाह का वर्णन किया है शिवदास ने। वाकया ए राजपुताना की रचना ज्वाला सहाय ने की थी और तारीख ए राजस्थान अब्बेदुल्ला फहरती ने की थी। तो ये राजस्थानी साहित्य से संबंधित कुछ ग्रंथ थे जो फारसी भाषा में लिखित थे। उसके बाद बात करते हैं राजस्थानी साहित्य से संबंधित शब्दावली। शब्दावली यानी किसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, उनके बारे में बात करते हैं अपन। तो शब्दावली से संबंधित प्रश्न भी पहली बार राजस्थानी भाषा को शामिल किया गया है। राजस्थानी साहित्य को तो कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो अपन बात करते हैं राजस्थानी भाषा के जो शब्द है इनका अर्थ क्या होता है। कक्का, कक्का का मतलब होता है वे रचनाएं जिनमें वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण से रचना का प्रारंभ किया जाता है। झूलना, झूलना का मतलब होता है राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है जिसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगन होता है। यानी ये हिंदी साहित्य से संबंधित, उसी प्रकार से ये राजस्थानी साहित्य से संबंधित है झूलना। 12 मासा, नाम से पता चल रहा 12 मासा यानी पूरे 12 महीने का वर्णन। इसमें कवि जो होते हैं वर्ष के प्रत्येक माह का वर्णन करते हुए नायिका के विरह का वर्णन करते हैं। यानी नायिका के जो विरह का वर्णन होता है उसका प्रारंभ आषाढ़ माह से होता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 12 मास का नायिका के विरह का वर्णन कहाँ से, कौन से माह से होता है, तो आषाढ़ माह से। यानी जो बारिश का महीना होता है जुलाई में आता है, आषाढ़ महीना जून लास्ट में और जुलाई की शुरुआत में आता है, जिस समय बरसात की शुरुआत हो जाती है। वहाँ से नायिका के विरह का वर्णन 12 मासा के माध्यम से कवि अपनी रचनाओं में करते हैं। रूपक, रूपक एक अलंकार भी है किसी वंश या व्यक्ति की उपलब्धियों को बताने के लिए। यानी किसी वंश व्यक्ति की उपलब्धि, जैसे महाराणा प्रताप की उपलब्धियाँ थी, वो राज कवि भी थे, योद्धा भी थे, उस प्रकार से। साखी, सखी, सखी का मतलब सहेली होता है, लेकिन यहाँ पे साखी दे रखा। साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी यानी वर्तमान जैसे सबूत होता है, तो साक्षी इसमें अनुभव जन्य ज्ञान का वर्णन होता है। यानी जैसे किसी राजा के शासनकाल में कोई राजकवि रहा है तो उसने राजा के शासनकाल का वर्णन किया है, तो वो उसका साक्ष्य यानी उसने
उसके राजा के समय रहा, तो उसने अपने ग्रंथ में राजा के बारे में जानकारी लिखी, मतलब उसका ग्रंथ साखी यानी साक्ष्य है। श्लोका, श्लोका यानी श्लोक शब्द से बना है, श्लोक जो संस्कृत में चलते हैं। श्लोका इसमें उपदेशात्मक, जैसे भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्लोक के माध्यम से बताया है कर्मण्यवाधिकारस्ते, उस प्रकार से उपदेशात्मक यानी उपदेश दिए गए हैं। ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित है, और धार्मिक ज्ञान को बताया जाता है श्लोका के माध्यम से। ख्यात, ख्यात प्राप्त प्रसिद्ध एवं लोक प्रसिद्ध पुरुषों की जीवनी घटनाओं का संग्रह है। ख्यात लेखक का प्रारंभ मुगल शासक अकबर के समय से माना जाता था। यहाँ प्रश्न बन सकता है आपके कि ख्यात की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो मुगल शासक जो अकबर हुए थे उनके समय से प्रसिद्ध शासकों के जीवनी वंशावली के बारे में लिखा जाता, उनसे संबंधित होती थी ख्यात। उसके बाद बात करते हैं अपन जमाल। जमाल राजस्थानी काव्य की मात्रिक छंद वाली रचनाएं होती थी। दवावेत, दवावेत जो होता था उसको गद्य और पद्य में लिखी गई तुकांत रचनाएं, तुकांत यानी अंत में तुक मिलती थी। जैसे दवावेत, दवावेत से संबंधित यानी जिसमें तुक मिलती थी, जैसे कनक कनक ते सोगुनी मादकता आदि खाए, ही खाए बोराए जग वा पाए बोराए, तो इसमें तुक मिल रही है। इस प्रकार से दवावेत में तुकांत में गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं रची जाती थी। पर्ची, पर्ची यानी संत और महात्माओं के जीवन परिचय का राजस्थानी भाषा में पद्यबद्ध रचना। ये महत्वपूर्ण है कि पर्ची किससे संबंधित थी, संत और महात्मा के जीवन परिचय का वर्णन राजस्थानी भाषा में पद्यबद्ध, पद्य में यानी कविताओं में या फिर छंद में सोरठों के माध्यम से किया जाता था। वार्त, ऐतिहासिक एवं पौराणिक आख्यानों का संक्षेप लेखन, संक्षेप यानी कम शब्दों में वर्णन करना या लिखना। मरस्या, मरस्य का मतलब होता है शोक काव्य। मरस्य यानी मान लो कोई मर जाता है तो उससे संबंधित शोक की काव्य कविता रचना की जाती है, उसको मरस्य कहते हैं। रासो, रासो के अंदर जैसे पृथ्वीराज रासो है तो वीर रस की काव्य रचनाएं की जाती है, यानी वीर रस से संबंधित इसमें रचना की जाती है। विगत यानी जैसे मारवाड़ परगनारी विगत जो है किसी विषय का विस्तृत वर्णन, जिसके अंदर मोहनोत नैन्सी ने जोधपुर का यानी मारवाड़ का विस्तृत वर्णन किया है, तो विगत यानी विस्तृत वर्णन करना। उसके बाद बात करते हैं हम वेली। तो वेली के अंदर ऐतिहासिक छंद है। वेली जो है वो जैसे वेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ है तो ऐतिहासिक छंद यानी उस समय की ऐतिहासिक रचनाएं। सबद, सबद यानी जैसे कबीरदास जी के साक्य सबद और रमणी जो है उनके बीजक ग्रंथ के भाग है, तो इसमें गेय पद है, गेय जिनको गाया जा सकता है। वात यानी वात का मतलब कथा और कहानी के माध्यम से वात को लिखा जाता है, अपन जैसे बात कहते हैं इसे वात। वचनिका, गद्य और पद्य में लिखी गई तुकांत रचनाएं वचनिका होती है। और बालावबोध, बालावबोध सरल और सुबोध टीका, स्पष्टीकरण को बालावबोध कहते हैं। मूल रचना के स्पष्टीकरण हेतु लिखी जाती है, पाद टिप्पणी जैसा माना जाता है, यानी स्पष्टीकरण के लिए मूल रचना के सरल और सुबोध भाषा में बालावबोध लिखा जाता है। टब्बा, बालावबोध विस्तृत टीका है, ये विस्तृत यानी विस्तार से, और टब्बा अति संक्षिप्त शब्दार्थ है, मतलब छोटा सा उसका बड़ी चीज का छोटा वर्णन टब्बा। प्रकाश, किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का वर्णन करना, जैसे राज प्रकाश है, इस प्रकार से प्रकाश यानी किसी जैसे मेवाड़ का वंश है, गुहिल वंश, उसका वर्णन करना प्रकाश के माध्यम से। या आमेर का वंश है कछवा, उनका वर्णन करना प्रकाश के माध्यम से। विलास, विलास का मतलब राजनीतिक घटनाओं के अतिरिक्त आमोद प्रमोद विषयक वर्णन। आमोद प्रमोद यानी राजा के जीवन के बारे में, राजा की जो भोग विलास की वस्तु है उनसे संबंधित रचनाएं की जाती है, उसको विलास कहा जाता है, आमोद प्रमोद संबंधित। उसके बाद बात करते हैं साहित्य में प्रथम, यानी प्रथम साहित्य के अंदर किन ग्रंथों की रचना उनकी बात करते हैं। राजस्थानी की प्राचीनतम रचना कौन सी है, तो भरतेश्वर बाहुबली घोर, लेखक इसके वज्रसेन सूरी, 1168 ईस्वी के लगभग इसकी रचना हुई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको आप याद कर ले। राजस्थान की प्राचीनतम रचना है भरतेश्वर बाहुबली घोर, लेखक वज्रसेन सूरी, और 1168 ईस्वी के अंदर लिखा गया। इसमें भाषा जो है मरुभाषा, विवरण भरत और बाहुबली के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। संवत उल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना भरत बाहुबली रास, ये 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने लिखी थी। तो भरत बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली घोर अलग है जिसकी रचना वज्रसेन सूरी ने की है, और भरत बाहुबली रास 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ
जो मारू गुर्जर भाषा में रचित रास परंपरा में सर्वप्रथम सर्वाधिक पाठ वाला खंड है। रास परंपरा के माध्यम से सर्वाधिक पाठ वाला खंड यानी सबसे बड़ा ग्रंथ है। वचनिका शैली की प्रथम रचना है अचलदास खिचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन इसके लेखक है। तो वचनिका शैली की प्रथम रचना कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अचलदास खिचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन इसके लेखक है। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास, ये भी इंपॉर्टेंट है, कनक सुंदरी 1930 ईस्वी में शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कनक सुंदरी का। श्री नारायण अग्रवाल का चंपा राजस्थानी का द्वितीय उपन्यास है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकता है कि राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कनक सुंदरी है जो शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित, और नारायण अग्रवाल का चंपा राजस्थानी भाषा का द्वितीय उपन्यास है। राजस्थानी का प्रथम नाटक जो है राजस्थानी भाषा का केसर विलास है, 1900 ईस्वी में शिवचंद्र भरतिया ने लिखा था। राजस्थानी में प्रथम कहानी जो है विश्रांत प्रवासी 1904 में, ये भी शिवचंद्र भरतिया की है। इस प्रकार शिवचंद्र भरतिया राजस्थानी साहित्य उपन्यास नाटक एवं कहानी के प्रथम लेखक माने जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान उपन्यास के प्रथम नाटक कहानी लेखक कौन है, तो वह शिवचंद्र भरतिया। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राजस्थानी उपन्यास आबे पटकी श्रीलाल नथमल जोशी द्वारा लिखित, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति बादली चंद्र सिंह बिरकाली, यह स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की महत्वपूर्ण रचना है। यानी चंद्र सिंह बिरकाली की रचना स्वतंत्र प्रकृति चित्रण का वर्णन इसमें किया गया है, प्रथम काव्य कृति आधुनिक राजस्थान की। उसके बाद आगे की क्लास हम अगली क्लास में बात करेंगे आगे की बात। तो कैसी लगी आपको क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF आपको सारी क्लासें होने के बाद टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।